सबका विकास, ये आप लिख सकते हो। 29 से 11 हो गए हैं। यूनिवर्सल बेसिक एमिनिटीज है, जैसे पीएम आवास है, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन मिशन है, सौभाग्य मिशन है, उज्ज्वला योजना, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी है, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना है, पीएम जीवन ज्योति है, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ इंडिकेटर है, सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ है, आईएमआर हमारा 27 पर 1000 हो गया है, एमएमआर भी काफी हो गया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी 88% हो गई है। ये सब इकोनॉमिक सर्वे की डेटा है, ठीक है। एजुकेशन जो है हमारा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी इंप्रूव हुआ है। स्पेसिफिकली एक्चुअली इंटरेस्टिंग ये है कि हायर एजुकेशन में फीमेल का ज्यादा इंप्रूव हुआ है एज कम्पेयर टू मेल है। आप प्राइमरी में 100% हो गया है, सेकेंडरी में शायद 80% हो गया या 79% है। फीमेल का भी हायर एजुकेशन में बढ़ा है, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ के? नेचर ऑफ जीडीपी ग्रोथ है, एलपीजी के बाद ना फेलियर टू अशर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड कोविड का जो के शेप रिकवरी है। के शेप रिकवरी क्या होता है ना, कुछ सेक्टर तो बहुत अच्छे से बूम कर गया, कुछ सेक्टर देखिए, अब कहा जाता है कि कोविड के बाद एमएसएमई ना खत्म ही हो गई, उसकी रीढ़ टूट गई है, क्योंकि जो स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर थे, जो एमएसएमई चला रहे थे, देखिए उनके पास डीप पॉकेट नहीं होता। डीप पॉकेट नहीं होना मतलब ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, उनके पास वर्किंग कैपिटल भी लिमिटेड होती है और ऐसे कैपिटल भी लिमिटेड होती है। कोविड के बाद से और फिर उसके बाद डीमोनेटाइजेशन, ये दो जो वॉर हुई थी, जो अटैक हुआ था, उनको हमारे एमएसएमई को काफी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। पॉवर्टी भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अभी भी हम लोग वन ऑफ द हाईएस्ट पीपल जो है पुअर है। अगर हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखें तो 105 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो 134 है। आप कोट कर सकते हो ये सारी चीजें, आप जो करंट अफेयर्स में पढ़े हो। जॉबलेस ग्रोथ की बात करते हैं, हमारी इनकम, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी 0.01% है, ये डेटा थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। एजुकेशन एंड स्किल भी है हमारा बहुत ही कम है। एनईपी बोलता है कि हमें 6% ऑफ जीडीपी स्पेंड करना चाहिए एजुकेशन पे, लेकिन हमारा खर्च कितना है, 3% है। हेल्थ में भी वही है हमारा, हम खर्च करते हैं 1.9% या 1.5%, लेकिन हमें खर्च करना है 3% के करीब में। लो ह्यूमन पर कैपिटा फॉर्मेशन है, एचडीआई में हमारा 134th रैंक है। डिस्पैरिटी अमंग सेक्टर, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर 17% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना करता है, 45%। सो देयर इज अ चांसेस ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अर्बन डिवाइड है, अर्बन का 3% एरिया है, बट जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूट करता है, समझ रहे हो आप। फिर उसके बाद प्रॉब्लम विद पॉवर्टी एंड इराडिकेशन है, पीडीएस डाइवर्जन है, शांता कुमार कमेटी का रिपोर्ट है, एनवायरमेंटल डेस्टिनेशन है। एक देखिए यूएनएफसीसी का बहुत ही ज्यादा अच्छा एक स्टडी है, या सिक्स्थ रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी का भी कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, वो जो वल्नरेबल है उसको ज्यादा इंपैक्ट करती है। इसीलिए जो इंडिया है ना, वो ज्यादा ससेप्टेबल है आपका क्लाइमेट चेंज के लिए, ज्यादा डेंजर में है। इवन वुमेन आर मोर इम्पैक्टेड। अब देखो राजस्थान में एक डॉक्यूमेंट्री थी जो मैं देख रही थी, तो वहां क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज मर्दों को उतना इंपैक्ट नहीं कर रहा जितने फीमेल को कर रहा है। क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज से वाटर स्कैसिटी होगी, वाटर स्कैसिटी होगी तो वुमेन को जाना पड़ेगा बाहर, वो 8-10 किलोमीटर चल के आएंगी और वो वापस आएंगी, तो उनका वो टाइम जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वुमेन ज्यादा सफर करती है, एंड जो वल्नरेबल है, जो डाउन ट्रॉडन है, उनको ज्यादा इंपैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन हमारा स्ट्रैटेजीज क्या-क्या है? देखिए डिस्पैरिटी जो है सेक्टर को, उसको हटाना पड़ेगा। अशोक दलवई कमिटी की जो डबलिंग फार्मर्स इनकम है, उसके बारे में हमें मतलब उस पे फोकस करना पड़ेगा। चाहे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, या अभी कृषि उन्नत योजना, एक अम्ब्रेला स्कीम ला दिया गया है आपका ऑर्गेनिक के लिए, या नेशनल एडिबल ऑयल मिशन आपका जो है, वो सारी चीजें जो है हेल्प करेगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, मेक इन इंडिया है, वन नेशन वन प्रोडक्ट की बात करते हैं। ओएनडीसी जो है, ओएनडीसी है जो प्लेटफॉर्म है, जो स्मॉल लोगों के लिए, स्मॉल एमएसएमई के लिए लिया गया। सर्विस सेक्टर में क्या है, लो स्किल है तो हम लोग उसको स्किलिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एड्रेस प्रॉब्लम्स लाइक लो स्किल है, वेज इनफॉर्मल, जो अभी हमें फोकस करना चाहिए फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। हमारी 95% इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ठीक है। सॉरी, जॉब्स जो है उसे फॉर्मलाइज करना होगा, बूस्ट जॉब क्रिएशन होगा। जो मिसिंग मिडिल इनकम है ना, उस पर फोकस करना पड़ेगा। हम लोग एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर भी तो हो सकता है, जैसे डेयरी हो गई, ठीक है, स्मॉल रूमिनेंट सेक्टर हो गई, भेड़ बकरी हो गई, फिशरी हो गई, हनी कीपिंग हो गई, फ्लोरिकल्चर हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गई। तो ये सब जो सेकेंडरी वाली चीजें हैं ना, देखिए एक और चीज है, जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट, वल्नरेबल सेक्शन की काफी बड़ी रोल है, क्योंकि यही सारे लोग जो है ना उसमें इन्वॉल्व है। जब सेकेंडरी एग्रीकल्चर आएगी तो वो वुमेन एम्पावर भी करेगा, वो इंक्लूसिव ग्रोथ भी करेगा, वो सारी चीजें करेगा, ठीक है। इन्फेंट फर्म को भी हेल्प करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है एजुकेशन में हम पीएम श्री ला रहे हैं। पीएम श्री आपको पता है वो मॉडल स्कूल है, जहां पे पूरे हाईटेक वाले सारे फैसिलिटीज रहेंगे। ये शायद 14,000 स्कूलों में इनकॉर्पोरेट होना था। हेल्थ पे भी आपका 2.5% ऑफ जीडीपी स्पेंड करना है।
टैपिंग जेंडर डिविडेंड की लखपति दीदी की बात करते हैं, जीविका की हम बात करते हैं, ठीक है? महिला हाट, पिंक बसेस जो बजट है और जेंडर बजट भी है हम लोगों ने और अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये मैं शायद कोट करना भूल गई थी। जो जेंडर बजट है ना वो 6.6% के करीब हमारा स्पेंड हुआ है व्हिच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट जब से इंसेप्शन से हुआ है। बीट लाइक ये 2003-4 से आपका जेंडर बजटिंग स्टार्ट हुआ था इंडिया में और वो अभी देखा जाए तो थोड़ी-सी उसकी परसेंटेज आफ्टर स्टैग्नेशन बढ़ी है। सिल्वर इकोनॉमी की बात करते हैं। देखिए, हमारा रिटायरमेंट एज 60 इयर्स है, लेकिन 60 के बाद ऐसा तो नहीं है कि सारे डिसफंक्शनल हो जाते हैं जो भी एल्डरलीज़ हैं। अगर आप यूएस वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे जजेस कितने बूढ़े तक काम करते हैं। इसीलिए सिल्वर इकोनॉमी या डिविडेंड की जब बात करें तो उनको भी हेल्दी जो डब्ल्यूएचओ बोलता है हेल्दी एजिंग के साथ-साथ फ्रूटफुल एजिंग भी होनी चाहिए। लिवरेज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है। देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी आ गई है नीति आयोग की। फिर पीएम ई डिवाइन भी है जो नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें वो बहुत सारे स्टेशन रेलवे कनेक्टिविटी पे हम काम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न को ठीक है फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ 10 इयर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर दिया आप जाके पीछे देख सकते हो जहां पे मैंने आधा आधे घंटे की लेक्चर्स बनाई थी एक स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स में ठीक है वुमेन लेड डेवलपमेंट पे हम क्यों फोकस करते हैं जब भी प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं इवन इन बिहार में भी जो फोकस रहता है वो वुमेन पे काफी ज्यादा रहता है बीट रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ 33% ठीक है पुलिस में अगर देखा जाए तो वो 50% हो चुकी है ठीक है फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं अभी भी आपका बजट गवर्नमेंट का हाइलाइट्स में आपका कहीं ना कहीं विमेन वेलफेयर की बात की गई है ठीक है और जितनी भी सीएम उद्यमी योजना है फिर उसके बाद आपका जीविका दीदी है फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं पोशाक प्रोत्साहन योजना है बाईसाइकिल योजना है या जो ग्रेजुएट करती हैं फीमेल उन्हें 10th पास करती तो 10,000 दिया जा स्नातक प्रोत्साहन योजना की बात करते हैं तो 50,000 दिया जा सकता है यूपीएससी या बीपीएससी क्लियर करने पे वो 1 लाख देते हैं जो अमाउंट देते हैं और 50,000 बीपीएससी के लिए वो कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन लेड डेवलपमेंट के ही अलाइनमेंट में होती है तो 49% ऑफ द पॉपुलेशन है लेकिन आउटपुट में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ओनली 18% सो वुमेन लेड डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट एन बट ऑल्सो अ मीन्स टू अचीव द विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047 डेवलपमेंट फॉर द वुमेन बाय द वुमेन ऑफ द वुमेन ठीक है तो आप इनिशिएटिव देख लो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या है जेंडर बजट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है प्रधानमंत्री जनधन योजना क्यों बोला गया था इकोनॉमिक सर्वे में ने कहा कि हम लोगों ने 53 करोड़ अकाउंट खोले हैं जिसमें से 55% जो है वो वुमेन होल्डर हैं ठीक है फिर बेसिक सर्विसेज लाइक पीएम आवास है स्वच्छ भारत मिशन है सौभाग्य मिशन है उज्ज्वला है ठीक है अचीवमेंट्स क्या क्या किए हैं आपका 6.5 हाईएस्ट सिंस 2006 है देखिए जेंडर बजटन का जो हम आपको बता रहे थे ठीक है फिर उसके बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ 2020 में 33% है जो मैं पिछली बार बोल रही थी कि 22% है वो गलत डेटा था प्लीज उसे सुधार लीजिएगा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सॉरी फ्रॉम माई एंड ठीक है फिर 1 करोड़ लखपति दीदी की बात की जा रही है 55% जनधन अकाउंट है आपका ये है लेस देन 50% जो है मोर देन 50% जो मुद्रा योजना है ठीक है वो भी फीमेल्स को ही जाता है हेल्थ के केस में देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देखिए ये इसमें कुछ ना सहायता नहीं दी जाती है बट इट इज अ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग विच वर्क्स ऑन द पीपल इसीलिए कहीं ना कहीं जब वो इंसेंटिव से जोड़ा जाता है जैसे कि बिहार में है कि 10वीं पास करेगी तो 10,000 देगी तो जो गरीब फैमिली है उसके लिए ये कितना सही हो जाता है ना कि चलो बेटी को और पढ़ा देते रादर देन मैरिंग हर लेट्स मेक हर स्टडी मतलब 1 मोर ईयर और 2 मोर ईयर उससे क्या है कि चलो ठीक है 10वीं पढ़ गई तो 10,000 मिल गए 12th पढ़ ली तो और 10,000 मिल गए ग्रेजुएशन कर ली तो 50,000 मिल गए तो समझ रहे हो आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो और प्लस इसमें दोनों का बेनिफिट हो रहा है फैमिली का भी बेनिफिट हो रहा है एंड फीमेल का भी बेनिफिट हो रहा है ठीक है सुकन्या समृद्धि योजना है अभी पीएम क्या बोलते हैं वात्सल्य स्कीम आया है ना वात्सल्य एनपीएससी है वात्सल्य एनपीएस आया है ठीक है वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज के लिए है कि जो 18 साल से कम है उन पे आप एनपीएस अकाउंट्स खुलवा सकते हो फिर जननी सुरक्षा योजना है मातृत्व वंदना योजना है पोषण अभियान है सेक्स रेशियो भी काफी इंक्रीज हुआ है ठीक है एट बर्थ 930 हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट भी 2% हो गया है खैर बिहार का 3% है आईएमआर जो है आपका वो 40 हो गया है 235 हो गया है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 89% हो गया है और एजुकेशन स्किलिंग में देखें तो राइट टू एजुकेशन है पीएम कौशल विकास योजना है किरण है टू प्रमोट साइंस एंड टेक है इन ये है फिर उसके बाद है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंप्रूव हुआ है ठीक है फिर उसके बाद आपका विकास योजना में है आपका वुमेन का भी ज्यादा पार्टिसिपेशन है कौशल विकास योजना में भी विमेन की ट्रेनिंग ज्यादा है आपका एज कंपेयर टू मेल ठीक है फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या है ग्लो रैंकिंग इन ये जो है ना यूएनडीपी की रिपोर्ट है जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ेंगे उसी का एक पार्ट है आपका ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स वहां पे 108th रैंक है इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं एक एम्पावरमेंट होता है एक रिप्रोडक्टिव होता है और एक शायद
पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या लेबर पार्टिसिपेशन होता है। फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 129 है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अभी भी 37% है। अनपेड वर्क है या केयर इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो आई थिंक वो 10 ट्रिलियन या 8 ट्रिलियन की बात करते हैं, जो केयर इकोनॉमी की। वेज गैप भी है 34% है। तो ये चैलेंजेस है। स्ट्रेटेजीज क्या है? एसडीजी 5 फोकसेस ऑन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड empowering all men, monetize care economy, that is 5R फ्रेमवर्क, रिकॉग्नाइज, रिड्यूस, ठीक है। उसके बाद रिवार्ड एंड रिप्रेजेंट की रीडिस्ट्रीब्यूट, ये जो है 5R फ्रेमवर्क जो है केयर इकोनॉमी की, वो बात करेंगे। रिड्यूस करेंगे हम वेज गैप है। रेगुलर ऑडिट है। आई थिंक ये बीसीसीआई ने ये इंप्लीमेंट किया है ना, कि मतलब उन्होंने फीमेल क्रिकेटर्स को इक्विवेलेंट सैलरी टू मेल क्रिकेटर्स देने लगे। प्रमोट एसेट ओनरशिप है, प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। फोकस ऑन सी इकोनॉमी है, दैट ट्रीट वुमेन एज एन एसेट एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उनको एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करने से बेटर है कि एसेट एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट करे। केटर द नीड टू द वुमेन बाय डिजाइनिंग द प्रोडक्ट स्पेसिफिक, जैसे ड्रोन दीदी है तो क्या होता है, देखिए जो ट्रैक्टर वगैरह बनता है, ये किस लिए हम बोल रहे हैं, नीड टू वुमेन डिजाइनिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिक। जो ट्रैक्टर वगैरह होता है, ठीक है, या स्कूटी भी आप देख लो, तो जो एवरेज हाइट होती है वुमेन की, वो काफी मतलब एज कम्पेयर टू मेल छोटी होती है। तो बहुत सारी वुमेन होती है, उनके पाँव नहीं पहुंचते हैं। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि ये मेल स्पेसिफिक बना है, वुमेन स्पेसिफिक नहीं बना है ये प्रोडक्ट डिजाइन। इवन आप एग्रीकल्चर में भी बात करोगे तो वो कहा जाता है कि एक वुमेन स्पेसिफिक भी थोड़े से डिजाइन होने चाहिए, जो कि हेल्प करेंगे विमेन पार्टिसिपेशन के लिए। लिवरेज गिग इकोनॉमी है, ठीक है। अमेजन की जो सहेली है, या मिंत्रा पार्टनरशिप विद द फैशन डिजाइनर, जो लोकल फैशन डिजाइनर है, ये सारी चीजें आपका काफी इंपॉर्टेंट हेल्प करती है। इम्पैक्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट आप पढ़ लेना कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद है आउटकम सोशल में क्या है, आउटकम एजुकेशन, न्यूट्रिशन। एक बहुत वो जो एक नोबल नॉरेट है, एस्टर द फ्लो, ठीक है। एस्टर द फ्लो का रिपोर्ट था। वो कुछ पंचायत में गई थी तमिलनाडु में, स्टडी की थी। देखा गया कि जहां पे विमेन सरपंच थी, ठीक है, वहां पे न्यूट्रिशनल और जो चाइल्ड डेवलपमेंट थे ना, उनके रिपोर्ट्स काफी अच्छे थे एज कंपेयर टू मेल जो सरपंच थे उनके कंपैरिजन में। दिस शोज कि व्हेन वुमेन आर एम्पावर्ड ना, तो जो चिल्ड्रन है और जो उनका न्यूट्रिशन है वो काफी अच्छे से इम्पैक्ट होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वुमेन एम्पावरमेंट एंड न्यूट्रिशनल आउटकम है। तो ये एस्टर दफ्लो का स्टडी था तमिलनाडु में, ठीक है। आप यहाँ पे कर सकते हो। लीडरशिप उनमें प्रमोट करता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यहाँ पे नारी वंदना योजना, रिजर्वेशन बिल जो आया, शायद नारी वंदना अधिनियम है कुछ करके, वो चीजें हो गया, ठीक है। डीआरएलएम के बारे में पढ़ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। एमपीआई भी हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था। मल्टी पॉवर्टी ये नीति आयोग का है, ठीक है। एक आपका नीति आयोग का है, और एक आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी पढ़ लेना। उसमें बस बैंकिंग नहीं होती है, बाकी सारी चीजें सेम चीज है, ठीक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये कवर कर दिया था। इनोवेशंस में आप ये पढ़ सकते हो, ये आपके बस वैल्यू एडिशन के लिए मैंने दिया है, ठीक है। इनोवेशन के लिए इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है। फिर उसके बाद है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। ये हम लोगों ने जब वो भास्कर इनिशिएटिव पढ़ा था, तो उसी समय हम लोगों ने स्टार्टअप का डेफिनेशंस भी देख लिया था, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो भी देख लिया था। तो आप इसको फिर से एक बार को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ स्टार्टअप है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, कुछ कुछ समझने में प्रॉब्लम होगा। इंक्रीज इन द शेयर ऑफ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप। बूटस्ट्रैप स्टार्टअप क्या होता है? जैसे मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ XYZ स्टार्टअप, तो क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट फंडिंग देती है। तो ये बूटस्ट्रैप स्टार्टअप जो होते हैं ना, कंपनी जो है ना अपने फंड से जो स्टार्ट हुई है, इस वजह से द कंपनी विच हैज स्टार्टेड एंड ग्रोज विदाउट एक्सटर्नल फंडिंग, मतलब मैं इन हाउस ही फंडिंग करके उसको चला रही हूँ, दैट इज बूटस्ट्रैप स्टार्टअप। फिर उसके बाद क्या है, लो सर्वाइवल रेट है। जो लो सर्वाइवल, ओनली 20% सर्वाइव होता है। और अभी एक रिसेंटली ना, आई थिंक पीयूष गोयल का वो वायरल हुआ था, जहां पे वो बोला कि भाई इंडिया स्टार्टअप करता ही नहीं है, वही सेम क्या आइसक्रीम, वीगन आइसक्रीम वगैरह करके वो काफी मजाक उड़ा रहे थे स्टार्टअप सिस्टम के लिए। तो ठीक है, तो उसके लिए है अनडिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल, कि हम सेम ये चीज पे चला रहे हैं। अब डंजो जो है, ठीक है, उसने स्टार्ट किया था कि वही 10 मिनट्स की डिलीवरी में, बट ऑलरेडी मार्केट में जोमेटो था, स्विगी था, इंस्टामार्ट था, ब्लिंकिट था, तो वो कहाँ से चलेगा? ठीक है, तो सेम अनडिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल है। फंडिंग विंटर भी होता है, कहीं ना कहीं आपकी उनकी फंडिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है 65%। फ्लिपिंग ऑफ इंडियन स्टार्टअप। फ्लिपिंग ऑफ इंडियन स्टार्टअप क्या होता है ना, कि मैं जैसे एक स्टार्टअप स्टार्ट की, ठीक है, सपोजिटली मैं XYZ एक स्टार्टअप स्टार्ट की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो ग्रो कर गया, मैंने सारे बेनिफिट्स उठा लिए स्टार्टअप के। फिर मैं क्या की, कोई फॉरेन इन्वेस्टर आया, मेरे को बोला तुम अपनी कंपनी मेरे को बेच दो, मैं इतना पैसा दूंगा। मैं अपना पैसा उसे कंपनी बेच के चली गई, ठीक है। दैट इज फ्लिपिंग। मतलब व्हेन अ रेसिडेंट हु हैज स्टार्टेड द स्टार्टअप सेल्स हिज स्टार्टअप बिजनेस टू एन फॉरेन इंडिविजुअल, ठीक है,
तो वो आपका फ्लिपिंग ऑफ इंडियन स्टार्टअप हो जाता है, ठीक है। गवर्नेंस इशू भी है, मिस जैसे बायजूस का है, ठीक है। फिर टैक्स रिलेटेड इश्यूज भी है आपके, लैक ऑफ एडिक्वेट मॉनिटरिंग भी है, ठीक है। तो आप ये एक बार को पढ़ लेना। एक और चीज है, ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ है ना, ये कहीं पे भी, ये इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स में भी आप देख सकते हो, बिहार के भी कंटेक्स में आप देख सकते हो। बैंकिंग सेक्टर नहीं आएगा, लेकिन टैक्सेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सटर्नल सेक्टर, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो मैंने कुछ कुछ चीजें जो गवर्नमेंट स्टेप्स ली हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। मिडिल ट्रैप इनकम, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको लेट कन्वेयर स्टॉल भी बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्जर स्टॉल भी बोलते हैं मिडिल ट्रैप इनकम को। इकोनॉमिक फेनोमेना दैट अकर्स व्हेन अ लो इनकम कंट्री फेल टू बिकम अ मिडिल और अ हाई इनकम कंपनी। मीनिंग क्या है, फेनोमेना वेयर अ मिडिल इनकम fails to grow into high income country, it gets trapped into income status such as economics get squeezed between the low wage and poor countries which is dominated by आपका मैच्योर इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड इनकम ऑफ द कंट्रीज। देखिए, इंडिया भी ना थोड़े से इसी सीन में फंसा हुआ है। जैसे कि क्या है ना, कि हमारा जीडीपी तो ग्रो कर रहा है, ठीक है, और हम काफी अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीप लेबर वगैरह है, सब है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में ना हम मीट नहीं कर पाते। मतलब कहीं ना ना हम डेवलपिंग रहे हैं, ना हम डेवलप रहे हैं, ठीक है, हम उसी के बीच में स्क्वीज हो गए हैं। According to World Developmental Report, 108 countries were classified as a middle income company at the end of the 2023. Only 34 MIC have managed to shift to high income company since 1990. ठीक है, तो ये वाला है why India, sorry, वाई इंडिया इज वल्नरेबल टू मिडिल इनकम आपका कंट्रीज के लिए है। अनटैप ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि स्किल गैप है, लैक ऑफ इनोवेशन है, हमारे में इनोवेशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, आर&डी ही कम है हमारा। एकेडमिया या जो हमारा रटाफिकेशन जो चलता है एजुकेशन सिस्टम में, उसके वजह से, ठीक है। राइजिंग इनइक्वालिटी है, स्टैग्नेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लीप फ्रॉग हो गया फ्रॉम प्राइमरी टू सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर हम लोगों ने नहीं किया। अभी देखे तो 70% ही है, बल्कि अगर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 की बात करें तो हमारा टारगेट था 25% ऑफ द जीडीपी बाय 2030 करने के लिए था, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका कॉजेस क्या क्या है, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल हीट वेव्स क्या है, राइजिंग एक्सटर्नल डेप है, एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन है, अनफेवरेबल डेमोग्राफिक हो सकती है। देखिए क्या है कि अब 2040 तक तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर रीप ऑफ कर सकते हैं तो कर ले। अब 20 साल भी नहीं बची है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड रिड्यूस करने लगेगा, ठीक है। लो लेवल ऑफ इनोवेशन है, आपको पता है, लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर है। हमारा कहीं ना जो भी बिजनेसेस हैं या हाउसेस हैं वो ज्यादातर बैंक लोन्स पे डिपेंडेंट है। हमारा ना बॉन्ड मार्केट ज्यादा फ्लरिश्ड है, ना हमारा कैपिटल मार्केट ज्यादा फ्लरिश्ड है, ठीक है। तो पैसे उठाने के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे कंपनी के पास। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन है, अगर हम देखें तो लीड्स टू हायर रिलायंस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर है, कमोडिटीज है, आपका है फास्टर जीडीपी जो हमारा है ना ओवरऑल। ये चीज नहीं, जैसे सर्विस सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, तो हमारा जितना भी आता है बाहर से पैसा वो ज्यादा सर्विस सेक्टर से, मर्चेंडाइज में नहीं है, एग्रीकल्चर में भी हम लोग नहीं है। हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटीज भी है, आपको पता है, ऑक्सफैम का रिपोर्ट आप यहाँ कोट कर सकते हो। फेलियर टू कैपिटलाइज एक्सपोर्ट है, ग्लोबल वैल्यू चेन में हम इंटीग्रेट नहीं कर पाए, अभी भी हमारा कंट्रीब्यूशन लेस देन 2% है। इनएफिशिएंट लेबर मार्केट है, क्योंकि लेबर लॉज है, देयर आर 144 लेबर लॉज है, या अभी भी 44 सेंट्रल लॉज है, अभी भी हमारा लेबर कोड जो है एनफोर्स नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। आप केस स्टडी पढ़ सकते हो, थाईलैंड जो है फेल टू कैपिटलाइज इस डेमोग्राफिक डिविडेंड इन 1970s, इसीलिए वो मिडिल ट्रैप में फंस गया है। वहीं आपका आर&डी में साउथ कोरिया, ताइवान जो है 4%, हम कितना करते हैं, 0.6% करते हैं आर&डी में, इसीलिए हम पीछे है। फ्लेक्सिबल लेबर लॉज जो है सिंगापुर एंड ताइवान का, अभी हमारा लेबर लॉ तो एनफोर्स भी नहीं हुआ है। साउथ कोरिया में, ताइवान में फेवर कुजनेट कर्व है। कुजनेट कर्व में भी यही होता है ना, कि जब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना तो इनइक्वालिटीज बढ़ती है, और जैसे ही पर कैपिटा जो है हमारा वो इंक्रीज करता है। तो कुजनेट कर्व जो है आपका, लेवल ऑफ इनइक्वालिटी पहले बढ़ती है, जैसे जैसे जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता है, फिर उसके बाद आपका इनइक्वालिटीज रिड्यूस होने लगती है। चैलेंज बिफोर इंडिया, डिक्लाइनिंग सेवी रेट 34% से 30 हो गया। बैकलैश अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। अनलाइक साउथ कोरिया जो है परस्यूट एक्सपोर्ट लेड मॉडल है, हमारा थोड़ा सा ये ओवर रिलायंस ऑन फाइनेंशियल सेक्टर्स, ऑन बैंकिंग जो मैं बोल रही थी, हमारा ना कैपिटल मार्केट ना बॉन्ड मार्केट डेवलप है। लो एक्सपेंडिचर ऑन आर&डी है, ठीक है। फिर उसके बाद एजुकेशन में 3% है, हेल्थ में 1 लेकिन एनईपी क्या बोलता है 6% होना चाहिए, 2.5% होना चाहिए। हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ये 14% है या 10% है, इसीलिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हमें 8% तक रिड्यूस करने की बात करती है। जो भी है, चाइना वगैरह जो भी है, उनका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना वो 6% या 4% के करीब है। लेकिन कुछ है ब्राइट स्पॉट, हम लोग नहीं फेल करेंगे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी गेन है हमारा, 20% ऑफ द जीडीपी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, लेबर मार्केट है। विंडो ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी भी हमारा खुला हुआ है। इसीलिए हम वर्ल्ड बैंक का 3 आई अप्रोच करेंगे, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन एंड इनोवेशन। इकोनॉमिस्ट जोवन जोसेफ
स्कम्पीटर बोलते हैं कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हुआ कि स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात करते हैं कि डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड पेव द वे फॉर द न्यू इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज जीडीपी। ठीक है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है या व्हाट आर द चेंजेस, क्योंकि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है ना, इसीलिए मैं फोकस कर रही हूँ, क्योंकि बीपीएससी का टेंडेंसी है कि वो रिपीट कर सकता है एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है, तो जीडीपी क्या है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री एंड द इकोनॉमिक टेरिटरी इन द स्पेसिफाइड टाइम। तीन मेथड से होता है, इनकम मेथड होता है, वैल्यू एडिशन मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है। लेकिन 2016 या 15 में ना हम लोगों ने कुछ जीडीपी में चेंजेस किया था। एक ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस को रादर देन फिक्स फिक्स कॉस्ट के जगह पे हम लोगों ने बेसिक प्राइस पे उसे शिफ्ट कर दिया। बेस ईयर हम लोगों ने 2011 से 15 कर दिया, सॉरी ये 12 हो जाएगा। शिफ्ट फ्रॉम स्टैब्लिशमेंट अप्रोच टू एंटरप्राइज अप्रोच थ्रू एमसीए है। इनकॉर्पोरेटेड एनएसएसओ है। फिर उसके बाद है लेबर इनपुट मेथड को इफेक्टिव लेबर इनपुट मेथड में चेंज कर दिया। तो दीज आर द चेंजेस, आप ये पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड का ये आपको डायग्राम पता ही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या क्या फर्क है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? इकोनॉमिक आउटपुट ईयर एट द करंट मार्केट प्राइस, मतलब इसमें इन्फ्लेशन रहता है। ठीक है, एक हम लोग रियल ग्रोथ बोलते हैं, एक एडजस्टेड ग्रोथ बोलते हैं। फिर उसके बाद है रियल जीडीपी, क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ईयर प्राइस है, मतलब ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहता है। प्राइस जो है ये वैल्यू प्रेजेंट करता है, फ्लक्चुएट ड्यू टू इनफ्लो है, ये प्राइस कांस्टेंट रहता है। ये करंट प्राइस पे होता है, ये कांस्टेंट प्राइस पे होता है। नॉट रियल इंडिकेटर है, ये रियल इंडिकेटर है। डज नॉट टेक इन्फ्लेशन इनटू, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। यूज क्वार्टर टू गिव ईयर है, यूज कंपेयर टू और मोर फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर नॉमिनल की बात करें ना, तो वो वैल्यू की बात करता है और ये क्वांटिटी की बात करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, प्रोडक्शन जो है आपका 100 केजी है और ये 2011 में इसका 10 रुपया था, तो आपका जीडीपी कितना हुआ? ये हो गया 1000 रुपया। लेकिन अब यही 2021 में ये 100 केजी था और ये 12 रुपया हो गया, तो ये हो गया आपका 1200 रुपए। लेकिन आपका जो रियल जीडीपी होगा ना, ये कॉस्ट इसको सेम रखेगा एंड जो ये बढ़ा है, सपोजिटली ये प्रोडक्शन बढ़ा है, तो रियल जीडीपी इसको केटर करता है एंड जो नॉमिनल जीडीपी है ये टोटल वैल्यू पे काम करता है। रियल जीडीपी इसका इंक्रीज बताता है और नॉमिनल जीडीपी इसका इंक्रीज, ये वैल्यू का बताता है और ये क्वांटिटी का बताता है। ठीक है, तो आप ये समझ लेना। ठीक है, पोटेंशियल जीडीपी क्या है आपको पता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री व्हेन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फुल्ली एम्प्लॉयड। ठीक है, मैक्सिमम सस्टेनेबल आउटपुट होता है। ठीक है, हमारा लिमिटेशन क्या क्या है जीडीपी में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्वांटिटी पे फोकस है, क्वालिटी पे नहीं। जीडीपी एंड नॉन मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ नॉन वैलिड सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू लेता है, नॉन वैलिडिटी वैल्यू नहीं लेता है, जैसे केयर इकोनॉमी वगैरह हम नहीं लेते। जीडीपी एंड एक्सटर्नलिटीज होता है, जैसे हिडन कॉस्ट होता है। जीडीपी एंड हार्मफुल प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन ऑफ सिन गुड जैसे सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया। केयर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन आप एक बार को पढ़ लेना, ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन अकॉर्डिंग टू रघुराम राजन कमिटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, यूनिवर्सल एक्सेस टू द वाइड रेंज ऑफ financial services at a reasonable cost. These not only include banking product but also financial services like insurance, pension, equity products. ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो जनधन योजना आपका आएगा। फिर उसके बाद आपका यही सब चीजें आपके दिमाग में आती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम तो जैम ट्रिनिटी ही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है? मल्टीप्लायर इफेक्ट है, बूस्टिंग इकोनॉमिक आउटपुट है, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट है। आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, सारी डेटा कोट कर सकते हो। जनधन योजना जो है 55% वुमेन के लिए है, मुद्रा जो है उसमें भी मोर देन ये है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में ना 3 पैरामीटर होते हैं, एक्सेस, यूसेज एंड क्वांटिटी है, तो वो परमानेंटली अभी इंक्रीज हो रही है। कॉजेज ऑफ फाइनेंशियल एक्सक्लूजन क्या क्या है? लैक ऑफ लिटरेसी है, एक्सक्लूड भी तो हो सकते हैं। डोमिनेंस ऑफ बैंकिंग ब्रांच इन अर्बन एरिया है, लैक ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट एंड ओपन अ बैंक अकाउंट है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ सरप्लस इनकम है, पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है। इंपॉर्टेंट मेजर्स टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था, सेटिंग ऑफ रूरल रीजनल रूरल बैंक्स हुआ था। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग हो गया, जनधन योजना है, सेटिंग अप ऑफ पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लॉन्च ऑफ यूपीआई एंड भीम ऐप है। आरबीआई स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 3 पैरामीटर्स है। क्या क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है। ठीक है, आप एक बार को ये पढ़ लेना। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी आप एक बार पढ़ लेना। देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा डायग्राम है जो आपको समझाता है।
अभी जो है हमारा 2011 में ना 41% है, 0 to 19%, एंड आपका 2041 में ये 25% हो जाएगा। तो इसके स्पेसिफिक के लिए क्या क्या चाहिए होगा? फोकस ऑन मैटरनल हेल्थ, कंसोलिडेट स्कूल, इंप्रूव लर्निंग एंड आउटकम है, एनहांस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा। फिर हमारा आता है 20 से 59%, ये अभी 51% है, ये 59% हो जाएगा। तो फोकस ऑन स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग, क्रिएट मोर जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, और एआई वगैरह को भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे। मोर देन 60 अभी 8% है, 16% हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जेरियाट्रिक्स को करेंगे, इंक्रीज रिटायरमेंट एज हो जाएगा, सिल्वर इकोनॉमी की हम बात करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम अगर डेमोग्राफी से आए, अगर बना सको तो इट वुड बी वेरी ग्रेट। ठीक है, ये हो गया। देखिए, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट में क्या क्या डिफरेंस है, ये आप आराम से पढ़ लेना कि क्या क्या होता है रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। ठीक है, फिर उसके बाद है आउटकम बजट, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जेंडर बजटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में भी ये आई थिंक 2008 से आया था। ठीक है, आप देख लेना, बजट विच एक्नॉलेजेस द जेंडर पैटर्न इन द सोसाइटी एंड एलोकेट्स द इम्प्लीमेंट पॉलिसी टू चेंज पैटर्न सो दैट सोसाइटी मूव टुवर्ड्स मोर जेंडर इक्वल सोसाइटी। तो इसका प्रोसेस क्या क्या है? लाइफ साइकिल वल्नरेबिलिटीज फ्रॉम वूम टू टूम की बात है। फिर जेंडर पैटर्न स्क्यूड अगेंस्ट द वुमेन है, एंड स्कोप ऑफ जेंडर बजटिंग है। कैसे है? वूम टू टूम है, देखो सन मेटा प्रेफरेंस है, जैसी जन्मती है देयर इज अ फीमेल इन्फेंटिसाइड है। एजुकेशन, हेल्थ, जो न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं विमेन का कॉम्प्रोमाइज होता है। एजुकेशन, लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है, ग्लास सीलिंग की बात करते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद है डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है घर पे। तो देर आर मेनी रीजंस जहां पे वल्नरेबल है वुमेन। ठीक है, हम कहने के लिए कह देते हैं कि अरे ठीक है डेवलप है, ये चीज हो गई है, बट हमारी सोच नहीं बदली है विमेन्स को लेके। ठीक है, फिर वैसे ही आपका क्या क्या स्कोप है जेंडर बजट में? तो जेंडर सेंसिटिव फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज हो सकता है, एडिक्वेट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, आपका मॉनिटर एंड रिव्यू हो सकता है। तो 5 फ्रेमवर्क है: situational analysis of a gender pattern, gender analysis and policy framework, gender analysis of the budget, monitor the budget implementation and assessing the impact of the budget। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट, जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट भी हमें करना पड़ेगा। इंडिया 2004-5 में, बिहार 8-9 में, जो मैं बोली थी। ठीक है, 8-9 में रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटी ग्रुप बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंट्रोड्यूस किया था। ऑल द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट हैव बीन मैंडेटेड टू सेटअप जेंडर बजटिंग सेल है। जेंडर बजट हैंडबुक एंड मैनुअल भी है आपका, अडॉप्शन ऑफ जेंडर बजटिंग बाय स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड बिहार। ठीक है, प्रोसेस ऑफ जेंडर बजटिंग क्या होता है? देर आर 2 पार्ट्स, एक्चुअली देर आर 3 पार्ट्स है। सी भी है, एक 100% वुमेन स्पेसिफिक जहां पे फंड एलोकेट होगी। फिर उसके बाद बी पार्ट में प्रो वुमेन, मतलब एटलीस्ट 30% हम लोग जहां डेडिकेट कर रहे हैं। एंड सी है जहां पे हम लोग लेस देन 30% डेडिकेट कर रहे हैं। बेनिफिट्स आपको पता है, चैलेंजेस क्या क्या? बेनिफिट्स आप वही सब, वुमेन पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट और वो सब लिख सकते हो। लेकिन चैलेंजेस क्या है? लो एलोकेशन ऑन जेंडर बजट। क्या होता है ना कि हम इस पार्ट को एलोकेट ज्यादा नहीं करते, ज्यादा बी एंड सी को करते हैं। तो क्या होता है कि थोड़ा तो डाइवर्जन हो ही जाएगा। लो एलोकेशन फॉर जेंडर, एब्सोल्यूट वैल्यू में देखे तो ये है, बजट परसेंटेज में 8.86% है, और जीडीपी का देखे तो 1% है। लैक ऑफ जेंडर स्पेसिफिक स्कीम है। 84% ऑफ द जेंडर बजट आर फ्रॉम पार्ट बी एंड सी, मतलब ये जो है बहुत कम ही 100 स्पेसिफिक है। पुअर अडॉप्शन पॉलिसी, ओनली 5 मिनिस्ट्री अलोन मेक्स 87% ऑफ द जेंडर बजट। मतलब मिनिस्ट्री तो सब अडॉप्ट किए हैं, लेकिन आपको पता है कि मतलब राइट इंटेंट के साथ कौन इनकॉर्पोरेट कर रहा है। मोर एग्रेसिव ऑफ द स्कीम है, मोर एग्रीगेशन ऑफ द स्कीम है, नॉट फोकस ऑन 5 स्टेप फ्रेमवर्क है, पुअर एनफोर्समेंट है। तो आपको पता है, अगर वुमेन लेड डेवलपमेंट की हम बात करें तो हमें जेंडर बजटिंग को बहुत ही और सेंसिबल तरीके से ये करना होगा, इनकॉर्पोरेट करना होगा। ठीक है, विकसित भारत या वुमेन लेड डेवलपमेंट की जब हम बात करें, टैक्सिंग एग्रीकल्चर इनकम, ये बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है। आप एक बार को पढ़ लेना तो आपको ब्रॉडर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय। अब नेक्स्ट क्लास में शायद मैं करंट अफेयर स्टार्ट करूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। जो अभी मेंस लिख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये फास्ट रिवीजन में हेल्प करेगा। आप अगर 2 के स्पीड में या 1.5 के स्पीड में एक बार को ये सारी चीजें पढ़ रहे हो ना,